हेलो दोस्तों, तो फिर से आपको एक बार गुरुदेव क्लासेस में स्वागत है। हम इतिहास शुरू किए हैं प्राचीन इतिहास से। तो प्राचीन इतिहास में पहला पार्ट देख लिए थे, दूसरा पार्ट जो हम लोग देख रहे हैं। तो उसमें थोड़ा यहीं से शुरुआत है कि में निर्मित वस्तुओं को घरेलू, क्षेत्रीय और विदेशी बाजारों तक पहुँचाना पड़ता था। संध्यावासी निम्न वस्तुएं इन क्षेत्रों से प्राप्त करते थे। कहाँ से? तो निम्न क्षेत्रों से प्राप्त करते थे। जैसे चांदी कहा जाएगा तो अफगानिस्तान और ईरान से। चांदी कहेगा तो अफगानिस्तान, ईरान, मुख्यतः अफगानिस्तान से। सोना कहेगा तो कर्नाटक, सोना वाला तो नाटक, कर्नाटक स्थित कोलार की खान से। KGF मूवी इसी पर बना था। कह रहा है क्वेश्चन कि तांबा कह देगा तो राजस्थान के खेतरी से, ताम्रखान से कुछ तांबा ओमान से भी आता था। टीम कहेगा तो अफगानिस्तान से, टीम कहेगा तो अफगानिस्तान ही से। अच्छा, सेल खड़ी कहेगा तो बलूचिस्तान और राजस्थान से, सेल खड़ी कहेगा तो बलूचिस्तान और राजस्थान से। कह देगा कि लाजवर्द कहेगा तो बदखसा और उत्तरी अफगानिस्तान से। फिरोजा कहेगा तो फिरोजा, तो ये खुरासन से। चर्ट पत्थर कहेगा तो बलूचिस्तान से, चर्ट पत्थर कहेगा तो बलूचिस्तान से। कह देगा कि लाल रंग कह देगा तो फारस की खाड़ी स्थित होमुर्ज से, लाल रंग कह देगा तो फारस की खाड़ी स्थित होमुर्ज से। देवदारू एवं शिलाजित कह देगा तो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों से, देवदारू एवं शिलाजित कह देगा तो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों से। कह रहा है कि विदेशी व्यापार, संध्यावासी का व्यापारिक संबंध अनेक बाह्य संस्कृतियों के साथ, जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट और फारस की खाड़ी स्थित देशों के साथ। मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों के अनेक पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि मेसोपोटामिया से एक हड़प्पाई व्यापारियों की बस्ती मिली है। मेसोपोटामिया से प्राप्त अभिलेखों में दिलमुन, मगन एवं मल्लेह नामक क्षेत्रों का उल्लेख है। इन क्षेत्रों से मेसोपोटामिया लोगों के व्यापारिक संबंध थे। दिलमुन कह रहा है, दिलमुन का समीकरण बहरीन से, मगन का समीकरण मकरान से, तट से, एवं मेलूह का समीकरण संधेव क्षेत्र से किया गया। अतः मेसोपोटामिया लोग सैंधव क्षेत्र से सूती वस्त्र, हाथी दांत से निर्मित वस्तुएं एवं कर्नेलियन पत्थर के बने मन की आयात करते थे। हड़प्पाई मुद्राएं भी मेसोपोटामिया क्षेत्रों से मिलती है। सैंधव वासियों का मिस्र, फारस की खाड़ी एवं क्रीट से भी व्यापारिक संबंध थे। यातायात कह देगा तो सैंधव काल में स्थल एवं जल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। स्थल मार्ग के यातायात का मुख्य साधन ठोस पहिए वाली बैलगाड़ी थी। इसके अतिरिक्त भारवाहक पशुओं का भी यातायात के लिए प्रयोग किया जाता था। जल मार्ग से यातायात का मुख्य साधन नाव एवं जलपोत थे। संदेह स्थलों से वास्तविक नाव का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मृदभांड से नाव का चित्र मिलता है। लोथल से मिट्टी के बने नाव के 5 मॉडल मिले हैं। इस तरह लोथल से डॉकयार्ड साक्ष्य मिला है। कह रहा है कि मापतौल, संदेहवासी मापतौल की इकाइयों से परिचित थे। नाप के लिए पैमाने का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से सीप का बना हुआ पैमाना, हड़प्पा से तांबा का पैमाना, लोथल से हाथी दांत का पैमाना एवं कालीबांगा से मिट्टी बना हुआ पैमाना प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के पूरा स्थलों से बड़ी संख्या में बाट प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता में मापतौल का मानक रूप मिलता है। बाट पत्थर निर्मित होते थे। बाट कई आकार प्रकार के मिलते हैं, लेकिन घनाकार बाट सर्वाधिक लोकप्रिय थे। बड़े बाट 16 के गुणक में मिलते हैं, जबकि छोटे बाट दून प्रणाली पर आधारित है। सैंधव काला के बारे में देखते हैं। कह रहा है कि सैंधव काला में कि सिंधु सभ्यता में काला का अत्यधिक विकास हुआ। मुद्राएं, सैंधवपुरा स्थलों के उत्खननों से अभी तक 2500 से अधिक मुद्राएं प्राप्त हुई। ये मुद्राएं विभिन्न प्रकार के पत्थरों, कंचाली, मिट्टी एवं तांबे की बनी हुई है। इनमें सर्वाधिक मुद्राएं सेल खड़ी पत्थर की बनी हैं। तांबे की मुद्राएं अल्प मात्रा में लोथल एवं देशलपुर से मिली है। मुद्राएं वर्गाकार, आयताकार, गोल एवं बेलनाकार बनाई जाती थी। इनमें सबसे लोकप्रिय वर्गाकार मुद्राएं थी जो सेल खड़ी पत्थर से बनी थी। लोकप्रिय वर्गाकार मुद्राएं 2.8 सेंटीमीटर के वर्ग में बनी थी। लोथल से बटन जैसी गोल मुद्राएं मिली है, जो फारस की खाड़ी में लोकप्रिय थी। सैंधव वासियों की कला की उत्कृष्ट प्रदर्शन उनकी मुद्राओं के चित्रांकन में मिलता है। सैंधव मुद्राओं पर पशुओं का चित्रांकन अत्यंत सुंदर है। चित्रांकनों में कुबड़ वाला बैल, बाघ, गेंडा, भैंस के चित्र बहुत ही सुंदर एवं यथार्थ दिखाई पड़ते हैं। सैंधव मुद्राओं में सर्वाधिक चित्रांकन एक श्रृंगी पशु का है। मुद्राओं में सबसे सुंदर उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त त्रिमुखी देवता की मुद्रा है। गुरिया मनका, सैंधव सभ्यता में विभिन्न स्थलों से हजारों की संख्या में मनके मिले हैं। मनकों का निर्माण विभिन्न प्रकार के पत्थरों, धातुओं, मिट्टी, कंचाली मिट्टी, सीप एवं हाथी दांत से किया जाता था। चुनहोदड़ो एवं लोथल से गुरिया मनका बनाने का कारखाना मिला है। सेल खड़ी पत्थर के बने मनके सर्वाधिक प्राप्त हुए। मनके कई आकार के बनते थे, लेकिन बेलनाकार मनके
बेलनकार जो है, बेलनकार मन के, ए भाई बेलनकार बेलनकार मतलब कि 2πr इंच, 2πr इंच, 2πr इंच प्लस r πr² इंच, ठीक है। ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये कुल क्षेत्रफल, ये आयतन। तब बेलनकार मन के जो है क्या है, बेलनकार मन के सर्वाधिक प्रचलित है। रेखांकित मन के सिंधु सभ्यता के साथ साथ मेसोपोटामिया एवं मिस्र से मिले हैं। हड़प्पा से एक हृदयाकार मनका मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मनके में 3 बंदरों के चित्र अंकित है। कह रहे मृतभांड, मृतभांड कह देगा तो मृतभांड संदेह स्थलों से प्राप्त अधिकांश मृतभांड चाक निर्मित है। चाक का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। मृतभांड का निर्माण नदियों की मिट्टी से किया गया था। मृतभांडों पर सर्वाधिक लाल रंग का लेप लगाया जाता था, तब उसके ऊपर काले रंग से चित्रण किया जाता था। मृतभांडों पर वनस्पतियों, जीव जंतुओं, कुछ मानव आकृतियों का रेखा चित्र का अंकन किया जाता था। मोहनजोदड़ो एवं चुनहोदड़ो के मृतभांडों पर मानव आकृति का अभाव है। कह रहा है कि हड़प्पा से प्राप्त एक मृतभांड पर मछुआरे का चित्र अंकित है। लोथल से प्राप्त एक मृतभांड पर एक चिड़िया अपने मुख में मछली दबाए हुए एक पेड़ पर बैठी है और पेड़ के नीचे एक लोमड़ी खड़ी है। इस चित्रांकन से हमें पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी का आभास मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मृतभांड पर नाव का चित्रण मिलता है। प्रमुख मृतभांडों में मटके, नांद, हथेदार, ढक्कन, कटोरे, साधारण तस्तरिया, कई खाने वाले बर्तन, बड़ी थालियाँ, जामदानी, छिद्रित पात्र आदि हैं। कह रहा है कि मूर्तिकला, संदेह मूर्तिकला को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातु मूर्तियाँ, संदेह स्थलों से तांबे एवं कांसे की बनी मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। धातु निर्मित मूर्तियों में सबसे सुंदर मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य निर्मित 14 सेंटीमीटर ऊंची कह देगा तो नर्तकी की मूर्ति है। यह द्रविमोम विधि से सांचे में ढालकर बनाई गई है। मोहनजोदड़ो से तांबे एवं कांसे के बने बैल एवं भैंस की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। लोथल से तांबे की बनी बतख, कबूतर, खरगोश आदि की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। पढ़ते हैं आगे में तो कह रहा है कि प्रस्तर मूर्तियाँ, अरे मंगल हुआ, प्रस्तर मूर्तियाँ आ गई। संध्यावासी मूर्तियों के निर्माण में विभिन्न प्रकार के पत्थरों जैसे अलाबस्टर, सेलखड़ी, स्लेटी चूना पत्थर एवं लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से कुल 12 प्रस्तर मूर्तियाँ मिली है, जिनमें सबसे सुंदर सेलखड़ी पत्थर की बनी एक पुरुष मूर्ति है जो तिप्तिया अलंकरण से युक्त साल ओढ़े हुए हैं। यह केवल वक्ष स्थल तक है। मोहनजोदड़ो से पत्थर निर्मित एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा से प्रस्तर निर्मित 2 मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। कह रहा है कि मृण मूर्तियाँ संदेह स्थलों से सर्वाधिक संख्या में प्राप्त हुई है। ज़्यादातर मृण मूर्तियाँ हस्त निर्मित है। कुछ मुखौटे हैं जो सांचे में ढालकर बनाए गए हैं। मानव मृण मूर्तियों में पुरुष की तुलना में नारी मृण मूर्तियाँ अधिक मिली हैं। ज़्यादातर नारी मृण मूर्तियाँ कर्नाटक वस्त्र पहने हुए हैं। हड़प्पा से प्राप्त एक नारी मृण मूर्तियाँ को 3 पाँवें वाली कुर्सी में बैठे हुए दिखाया गया। अधिकांश पुरुष मृण मूर्तियाँ निर्वस्त्र हैं। कुछ मूर्तियों को तंग टोपी पहने हुए दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो से घुटने के बल चलते हुए बच्चों की 2 मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से सांचे में ढालकर सिंग युक्त मुखौटे प्राप्त हुए हैं। मानव मृण मूर्तियों की तुलना में पशु मृण मूर्तियाँ अधिक मिलती है। पशु मृण मूर्तियों में सर्वाधिक संख्या में बिना कुबड़ वाले बैल की मृण मूर्तियाँ मिलती है। दूसरे स्थान पर कुबड़ वाला बैल है। अन्य पशुओं में गैंडा, महिष, बाघ, हाथी, सुअर, रीछ, बंदर, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली आदि तथा अनेक पक्षियों की मृण मूर्तियाँ मिलती है। संधव लिपि अधिकांशतः मोहरे पर अंकित है। संधव लिपि के सर्वाधिक साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। संधव लिपि में सामान्यतः 400 से 250 अक्षर प्रयुक्त रहे होंगे। संधव लिपि मुख्य रूप से चित्रात्मक एवं भाव चित्रात्मक दोनों थी। लिपियों में सर्वाधिक अंकन अंग्रेजी अक्षर यू चिन्ह का है। संधव लिपि की दिशा दाएं से बाईं थी। संधव स्थलों से ब्रुष्टोफेदन लिपि के भी साक्ष्य मिले हैं। इसमें दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं एवं दाएं से बाएं लिखा जाता है। हाल ही में कुछ विद्वानों ने कंप्यूटर द्वारा संधव लिपि पढ़ने का दावा किया है। सिंधु सभ्यता में विज्ञान एवं तकनीक, सिंधुवासी कृषि तकनीक में भी अग्रणी थे। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। बनावली से खिलौने के रूप में मिट्टी का बना हल प्राप्त हुआ है। संध्यावासी बीज बोने के यंत्र का प्रयोग करते थे। लोथल से प्राप्त मिट्टी की एक प्लेट में बीज बोने के यंत्र का चित्रण मिलता है। संध्यावासी विभिन्न फसलों एवं विभिन्न प्रजाति के अनाजों का उत्पादन करते थे। विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन संध्यावासियों ने किया। एल बासम के शब्दों में रुई उत्पादन एवं उसके उपयोग का तकनीक ज्ञान जो है विश्व को हड़प्पा सभ्यता की देन है।
संध्या वासियों का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग, लगभग प्रत्येक घर से कताई बुनाई के लिए 2-3 छेद वाले तकुए प्राप्त हुए। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण कि सिंधु सभ्यता बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैली नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भौगोलिक स्थिति थी, अतः विभिन्न विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों वाले इस सभ्यता का पतन किसी एक कारण से हुआ हो नितांत असंभव। अतः सिंधु जो है सभ्यता अलग अलग क्षेत्रों के पतन के अलग अलग कारण रहे होंगे। विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन के लिए अलग अलग कारणों को अलग अलग क्षेत्र के लिए बताया है। कह रहा है कि बाढ़। इस मत के समर्थक विद्वान मार्शल मैक एवं S.R. राव हैं। मार्शल ने मोहनजोदड़ो, मैके ने चुनहदड़ो के विनाश का कारण बताया है। S. राव ने लोथल नगर के पतन के कारण बताया है। पतन का कारण भोगवा नदी में आई बाढ़ के कारण बताया है। महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखते हैं हम लोग। तो महत्वपूर्ण जो तथ्य है हमारे क्या है कि सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। सिंधु सभ्यता कहेगा तो आदि ऐतिहासिक काल से। सिंधु सभ्यता कहेगा तो आदि ऐतिहासिक काल से। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 में हड़प्पा के टीले को जानकारी दी। चार्ल्स मैसन ने जो 1826 में हड़प्पा के टीले की जानकारी दी। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता कैसा था? त्रिभुजाकार था। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल गनवेरी वाला है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल कह देगा, सबसे बड़ा पूरा स्थल कह देगा तो गनवेरी वाला गन लागता कि हर भाई गनवेरी वाला, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में होकरा नदी के तट पे है। ठीक है, होकरा यानी पाकिस्तान के नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूरा स्थल सरस्वती घाटी में मिले हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूरा स्थल कहाँ मिले हैं? तो सरस्वती घाटी में मिले हैं। कह रहा है क्वेश्चन के हड़प्पा से प्राप्त कब्रिस्तान में कुल 37 कब्रें प्राप्त हुई है। कुल कितने कब्रें प्राप्त हुई? 37। इसे R37 के नाम से जाना जाता है। क्योंकि कब्र से 37 कब्र मिला था। मोहनजोदड़ो से अभी तक कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है। कह रहा है कि हड़प्पा से 18 वृत्ताकार चबूतरे प्राप्त हुए हैं, जिनके माध्यम से गड्ढे हैं। इनके गड्ढों में जले हुए गेहूं और जौ का प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा से कहेगा तो ह से ह हड़प्पा तो 18। क्वेश्चन कह रहेगा कि हड़प्पा से मजदूरों को रहने के लिए बैरक मिली है, जिसमें 15 कमरे मिले हैं। हड़प्पा से मजदूरों को रहने के लिए बैरक मिली है, जिसमें 15 कमरे हैं। लोथल में मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। लोथल एक ऐसा था, मकाने दरवाजे मुख्य जो है सड़क पर, देखा सड़क हो गई ना, ये कर लोथल में खुली दरवाजा। ठीक है। करेक्ट। धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो अन्य नगरों से भिन्न योजना में बसाया गया था। धौलावीरा जो है भिन्न योजना में एक अलग तरीका से बसाया गया था। कालीबंगा जो है सड़कें एवं गलियाँ चौड़ी के मध्य एक अनुपात में मिलता था। गलियाँ जो है 1.8 मीटर चौड़ी, तो सड़कें जो थी इसके गुणक में मिले हैं। कालीबंगा से पूर्व सैंधव संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। सिंधु सभ्यता का समय जो है 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व था। सिंधु सभ्यता का समय था 2500 से 1750 ईसा पूर्व। धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन का प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? धौलावीरा से। संधव धर्म में सर्वाधिक पूजा मातृदेवी की होती थी। संधव में सर्वाधिक जो है मातृदेवी की मिलती थी। मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम प्रमाण जो है हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। कह रहा है कि संधववासी पुरुष देवता के रूप में पशुपति शिव की पूजा करते थे। संधववासी करते रहे होंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में सिंह युक्त त्रिमुखी पुरुष देवता का चित्रण है, जिसे आदि शिव की संज्ञा दी गई है। संध्यावासी काल्पनिक एवं वास्तविक पशुओं की पूजा करते थे। इनका पूजनीय पशु कुबड़ वाला बैल था। संध्यावासी काल्पनिक एवं वास्तविक पशुओं की पूजा करते थे। इनका पूजनीय कुबड़ वाला बैल था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे से निर्मित नर्तकी की मूर्ति आद अस्ट्रेलाइड मानी जाती है। कालीबंगा से प्राप्त बच्चे की एक खोपड़ी में 6 छेद निशान मिलते हैं। पुराविदों ने इसे शैल्य चिकित्सा का प्रमाण माना है। संधव नागरिक 16 प्रकार से केश विन्यास करती थी, जबकि पुरुष वर्ग दाढ़ी मुड़ता था। वर्गाकार दाढ़ी रखने का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में एक मानव ढोल जैसी आकृति बजा रहा है। कह रहा है कि मेसोपोटामिया अभिलेख दिलुमन, मगन एवं मेल्लूह नामक 3 देशों का उल्लेख है, जहाँ मेसोपोटामिया व्यापारी विभिन्न वस्तुओं का आयात करते थे। दिलमुन व्यापार में बिचौलिए की भी भूमिका अदा करता था। हड़प्पा आर्मी कोटदीजी कालीबंगा एवं बनवाली से सिंधु सभ्यता के नीचे पूर्व संधव संस्कृतियों के प्रमाण मिले हैं। संध्यावासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा, अर्थात संध्यावासियों का उपज। कह रहा है कि कालीबंगा से मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है। अब देखते हैं हम यहाँ वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक है। तो वैदिक काल के बारे में जानकारी लेते हैं।
हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जिस सभ्यता एवं संस्कृति का विकास हुआ उनकी जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। अतः इस काल के वैदिक काल की संज्ञा दी गई है। इस काल की वैदिक संज्ञा कह रहा है कि वैदिक काल का अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल या द्वितीय उत्तर वैदिक काल। वैदिक साहित्य कहेगा तो ब्राह्मण साहित्य में वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद आते हैं। ब्राह्मण साहित्य में वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद आते हैं। वेद जो है कहेगा कि वैदिक साहित्यों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान वेदों का है। वे वेद संस्कृत भाषा के वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना, ज्ञान है। वेदों को संकलित करने का श्रेय कृष्ण देवपायन को है। इसलिए इन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण देवपायन को ही वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। प्रथम 3 वेद को वेद त्रय कहा जाता है। इसके अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। इसको वेद त्रय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद त्रय। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन एवं सबसे विशाल वेद है। ऋचाओं से युक्त होने के कारण इसे ऋग्वेद कहा गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, जिनमें मंडल 2 से 7 जो है 2 से 7 सबसे प्राचीन है। 2 से 7 सबसे प्राचीन है। मंडल जो 8वां है कर्ण ऋषि एवं अंगिरस से संबंधित है। 8वां जो है अंगिरस, 8वां है कर्ण एवं अंगिरस ऋषि। 9वां है सोमदेव से संबंधित है। 9वां जो है सोमदेव से संबंधित। 1 और 10वां मंडल सबसे नवीन है। 1 और 10वां मंडल सबसे नवीन है। कह रहा है कि प्रत्येक मंडल अनेक सूक्तों से विभक्त है। ऋग्वेद में मूल रूप से 10 और 17 सूक्त है, लेकिन बाद में इसे 11 सूक्त परिशिष्ट रूप से जोड़े गए, जिन्हें बालखिल्य सूक्त कहा जाता है। इस तरह से ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या 1028 हो जाती है। 1028 हो जाती है। कह रहा है कि ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है। इसमें 118 मंत्र दोहराए गए हैं। मूल मंत्रों की संख्या 10,462 है। 10,462 है। इस तरह से हमारा जो है पार्ट जो है 2 जो है कंप्लीट हुआ है। और फिर प्राचीन इतिहास का पूरा डिटेल में इसी तरह से लाते रहेंगे। तब तक लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।